अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकारियाज डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। बड़े बड़ों की गिरफ्तारियों के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुके हैं। बड़े बड़े जो हैं वो जेल जाने को जो है वो रजामंदी खुद ही इजहार कर रहे हैं और वो खुद ही अपने आप पे पाँव पे कहते हैं ना कुल्हाड़ी मारने वाला जो है वो सौदा पूरा उन्होंने तैयार किया हुआ है और उन्हें प्रबंध किया हुआ है, बंदोबस्त किया हुआ है। न्याजी साहब कहते हैं कि जनाब कौमी मफादात के लिए अगर कोई बात करना चाहता है तो तैयार हूं। अब ये कौन है और कौन से कौमी मफादात है वो भी आपसे आगे जाके शेयर करता हूँ। कौमी मफादात किसको कहा जा रहा है? अब जो पाकिस्तान पे, चाइना पे और दुनिया पे जो ये आग लगाई गई है टैरिफ की, अमरीकी टैरिफ की, ट्रंप की, जो अहम काना हरकतें हैं, हरकत सकनात है, जिसकी वजह से उनकी अपनी मुआवजे की तहरीक जो है वो शुरू हो गई है, वो भी उसमें जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से जो खबरें आ रही हैं वो भी, और जो इनकी मुलाकातों का जो सिलसिला है जो थम नहीं रहा, और ये बार बार अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। कभी कहता है, कोई कहता है मैंने मिलना है, कभी कोई कहता है मैंने मिलना है, और इनकी पेशी का भी हुक्म हुआ है कि जनाब न्याजी महात्मा साहब हाजिर हों। तो ये मामला भी आज आपसे डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले जो जेआईटी ने डिजिटल टेररिस्ट जो हैं वो पीटीआई के, जो रिपोर्टेडली बार बार उनको कितनी बार नोटिस दिया गया है कि जनाब आप जो सोशल मीडिया पे जहर उगलते हैं, रियासत पे हमलावर होते हैं और जो रियासत मुखालिफ बयानी और कंपेन चलाते हैं, वो डिजिटल टेररिस्ट जो 10 लोग हैं, जबरान इलियास समेत, और जो पीटीआई के जो लीडरशिप है, जिनको कहा जाता है कि आप हर्जासराई करते हैं, आप खुल्लम खुल्ला जो है रियासत के खिलाफ जो है वो खुल के सामने आते हैं और रियासत पे हमलावर होते हैं, और ये जो आप बयानियां बनाते हैं और मुल्क के खिलाफ, और आप जितनी जो है ना वो कोशिश करते हैं, वो सारों के लिए आपको बार बार बुलाया गया। अलीमा खान साहबा समेत जो है वो गोहर साहब जो है वो पेश हो गए। अब इनका नाम तो उसमें नहीं है, लेकिन लीडरशिप में जो बाकी शेख वकास अकरम है, हमाद अजहर है, मियां असलम इकबाल है, और ये दीगर जो हैं, ये जो हर वक्त जो है वो जहर उगलते हैं। जेआईटी ने अब ये फैसला कर लिया, फैसला हो चुका है कि इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे, क्योंकि बारहा कोशिश के बावजूद ये लोग प्यार की जुबान नहीं समझते। अब इनकी जो है वो बंदोबस्त किया जा रहा है कि इनके वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे, फिर इनको गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा और फिर इनसे सवालात के जवाब लिए जाएंगे, और फिर बाकायदा जेआईटी अपनी रिपोर्ट पेश करके इनके खिलाफ जो वो कार्रवाई होगी वो कानून के मुताबिक जो है वो उसके ऊपर कार्रवाई का आगे सिलसिला बढ़ेगा। अब न्याजी महात्मा साहब को जीएचक्यू केस में, गेट हमला केस में भी जनाब वो एटीसी कोर्ट ने जनाब अब वो आइंदा जो है वो डयाला जेल में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, और वहां पे जनाब इनकी और शाह महमूद कुरैशी को जनाब हाजिर होने का कहा गया है कि हाजिर हो और अपनी हाजिरी लगाएं जनाब, वहां पे पेश हो, ये जो आपने कारनामे सर अंजाम दिए। अब यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि न्याजी महात्मा साहब ने कहा है कि जनाब कौमी मफादात के लिए अगर कोई बात करना चाहता है तो तैयार हूं। ये आप उस बंदे की ना, वो डट के खड़ा है कप्तान, मतलब अकल के अंधों, जाहिलों, कल्ट का आप दिमागी लेवल चेक करें, इनका, कि वो जो ओवरसीज ब्लॉक है और वो जो यूथियाज हैं, ब्रांडूज हैं, वो जो डिजिटल टेररिस्ट हैं, ये जो शबाज गिल जैसे यूट्यूबर्स हैं, और ये जो बाहर बैठे डॉलर फॉर हरामखोर हैं, वो जो हरामखोर वर्सेस जो आपका जो सबसे बड़ा मामला चल रहा है पाकिस्तानी कौम में, जिनके खिलाफ सारे मामला होते हैं, मारखोर। अब मारखोर और वर्सेस जो है ना वो हरामखोर हैं, ये डॉलर खोर जो है, हरामखोर यूट्यूबर्स, इन सब का जो है ना असल में उनको अपने गले में फंदा नजर आता है। ये पीटीआई न्याजी महात्मा साहब को अंदर रखने में बहुत बड़ा किरदार जो है ना वो इनके अपने यूट्यूबर्स और कल्ट का है, कि पार्टी का जो बयानिया होता है उसको घड़ के बयानी को दूसरी तरफ लगाना और उसको चार चांद लगाने में इनके डिजिटल टेररिज्म जो टेररिस्ट यूट्यूबर्स हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है। न्याजी महात्मा साहब अब देखें, वो बेचारा लेटा पड़ा मर रहा है कि यार खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दो, मुझे एक बार बुला लो, मेरा बात नहीं सुनते, मेरा फोन नहीं उठाते, वो मुझे मुंह ही नहीं लगाते। वो जैसे शेर अफजल मरवत साहब की आवाज सुनी, उन्होंने कहा नहीं है कि इनमें 3 धड़े हैं, हर 1.5 इंट की मस्जिद बना के बंदा बैठा हुआ है, अपने आप में ये एक पीटीआई है। अब आपको उनमें रियासत का किरदार बताता हूं कि रियासत ने इनको कितना 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 डील दी हुई थी और कितना इनको छोड़ा हुआ था कि ये सुधर जाए, लेकिन नहीं, अब रियासत अपने आप पे आई है और अपने कानून के मुताबिक अगर इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करती हैं तो इनकी जुबानें बाहर आ जाती हैं। फिर अम्मी जान इनको जनाब आगे ले आते हैं, कभी बहन को आगे ले आते हैं, कभी बेटी को, बीवियां कभी आगे आ जाती हैं। तो फिर ये जब रियासत के खिलाफ जहर उगल रहे होते हैं तब इनकी बीवियां, बच्चे, माँ कोई नहीं याद होता, तब वो इनकी मायर रोना नहीं नजर आती कि कब जहर के खिलाफ जो है ना जहर ये रियासत पे हमलावर होते हैं, तब इनको कोई पता नहीं होता। अब ट्रेनिंग में तो देखिए ना न्याजी महात्मा साहब ने की, जो बाजवा साहब के गुण गीत गाते होते थे जनाब, उनकी गोद में बैठ के जनाब आते, उन जैसा इनको कोई सोबर नजर नहीं आता था, उन जैसा कोई जमहूरी नजर नहीं आता था, उन जैसा इनको खारजा पॉलिसी वाला बनाने वाला भी नजर नहीं आता था, उन जैसा जनाब इन्वेस्टमेंट फोरम जैसा कोई नजर नहीं आता था। इन्वेस्टमेंट फोरम से आप देख लें कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट जो मिनरल फोरम है, इसे अटेंड करने में पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल, मैशियत और ये मिनरल्स को जो है वो उनको जो सुरागने में और दरियाफ्त करने में
और इसके ऊपर जो है वो जैसे रेकोडेक वाले मामला आता है। पाकिस्तान में तो माशाल्लाह अल्लाह ने इतना खरबों जो है ना डॉलर्स के वो मादियाती वसाइल, अब इस पे इनको कायल किया जा रहा है कि अमरीकी वफद जो आया हुआ है जो न्याजी महात्मा साहब से मिलने आया था अकॉर्डिंग टू यूथ आलिम रांडूस, कि वो फिर मिले हैं कि नहीं मिले, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जरा गेट नंबर 4 खुल गया कि नहीं खुला। अब रही बात वो गंडापुर साहब की, वो जो धमकियां खेज हर टाइम जो है मैं ये कर दूंगा, रियासत पे हमलावर कर दूंगा, फलाना किया तो बंद कर दूंगा। इन्होंने तो रियासत पे हमलावर होकर इस्लामाबाद पे हमला करना था, फिर बैन कर देना था, बंद कर देना था जनाब, फिर वो सुबाइयत की बुनियाद, फिर लिसानियत। बात एक बहुत अच्छी है शेर अफजल मरूद की कि लिसानियत वाली पे डिवाइडेड है, पंजाब वाले मामले पे डिवाइडेड है, केपी के वाले मामले पे डिवाइडेड है, ये जो वुकला ग्रुप है उसमें डिवाइडेड है, क्योंकि वो जो एक पूरी तंजीम साजी वो पंजाब में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, तो इसलिए ये उनका आइडेंटिफाई पॉइंट जो है ना वो बड़ा वैलिड है। तो इसमें असद कैसे साजिशी वाला मैटर, आजम खान वाला जो मैटर, जो पाकिस्तान नहीं बल्कि ओवरसीज का जो ब्लॉक का जो प्रेसिडेंसी कर रहे थे, चेयर कर रहे थे, अब वहां पे एक अच्छी चीज ये है कि उनमें भी कुछ लोग हैं जो इस चीज को समझते हैं कि ये जो डॉलर कमाने का सबसे आसान तरीका ना न्याजी को अंदर रखने में है, कि जो डॉलर्स खोर, जो हराम खोर यूट्यूबर्स हैं, जो रियासत पे हमलावर होते हैं, दुश्मन के एजेंडे को, बयानी को जनाब वो परवान चढ़ाते हैं, उनको फोस्टर करते हैं, बूस्ट देते हैं, और जनाब पूरा उसकी फजाइश करते हैं, तशहीर करते हैं, और पूरा दुश्मन के डॉलर्स को जो है वो हलाल करते हैं अपने लिए, लेकिन है वो हराम। इसलिए वो बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन की भी ठीक है कि ये जो मामलात हैं खान साहब को अंदर रखने में इनका सबसे बड़ा किरदार है, और ये सारे ही नहीं चाहते, क्योंकि डॉलर्स, बयानियां, व्यूअरशिप अपनी जो है वो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद जो है वो हट जाएगी। इसलिए न्याजी महात्मा साहब को देखो, बेचारा कहता है मैंने बाहर कटो, एक कहते नहीं, डट के खड़ा है कप्तान, वो मान नहीं रहा। वो कौन मान नहीं रहा ये नहीं बताते, वो मुंह में कहते हैं हाफिज नहीं मान रहा। ये बात है, असल बात है कि हाफिज नहीं मान रहा, और हाफिज साहब डटे हुए हैं कि जनाब जिन्होंने रियासत के खिलाफ इकदाम किए हैं, रियासत पे हमला हो रहा है डिजिटल टेररिज्म के, वो कानून में अपनी सजा भुगते हैं, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अब वो मुंह नहीं लगा रहे तो कहते हैं हाफिज बुरा है। और बस यही तो बात है कि आपको हर वक्त बूट चटवाने वाला कोई चाहिए, हर वक्त आपको जना पीछे खड़े होने वाला, छुरी पकड़ा के आपको मार मार के चलाने वाला चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। अब टैरिफ लगाएंगे जो उस अमेरिका के दिमागी कैफे देखे, वो न्याजी महात्मा वाला है, उस पर डबल उनका भी एक अजीब कैफियत है। वो चाइना पे 104% जनाब वो टैरिफ उसने ऐड कर दिया। चाइना ने जब 20 से उसने हटाया था 10% ड्यूटी टैरिफ ऐड की, तो चाइना ने 35 डाल दी, उसने 35 से 50 डाल दी, वो मुजमुई तौर पे 104 होगी। उसने व्हाइट पेपर जारी कर दिया, और व्हाइट पेपर आपको याद होगा इक्तिसादी सूरत हाल पे, ये 1944 वाला मामला है कि जिसपे इन्होंने कहा था कि भाई बीजिंग की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, इज्जत से मुज़ाकरात करने हैं तो उसके साथ बातचीत हो सकती है, लेकिन अगर लड़ना है तो इक्तिसादी जंग में हम हर हाल में लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो ये एक अच्छी चीज है। पाकिस्तान ने भी वफद भेजने का, वज़ीर आज़म की जो एक वफद बनाया है, कारोबारी हजरात पे भी, वज़रा पे भी, और इसहाक डार साहब की भी ये निगरानी में जो सरबराही में भेज रहे हैं, ये भी एक अच्छा इकदाम है। और रही बात शरह नमूद की, जो 2025 का है वो 2.5% जा रहे हैं एडीबी के मुताबिक, और 26 में 3% रहेगा। और रही बात एक सबसे बड़ी खुशखबरी भी वो है कि 20 साल बाद ये अरबों रुपए का जो फायदा वो पीआईए की वजह से हुआ है, ये बड़ी खुशहाइन बात है। इसी तरह ये चलेंगे मामला, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि दुश्मन को जो आग भाता नहीं है पाकिस्तान, जैसे हम खड़े होते हैं अपनी मैशत चलने लगती है, एक पीटीआई और दुश्मन मतलब एक ही बात है, तो ये सारे फौरन गैर मुस्तहकम देखना चाहते हैं पाकिस्तान को, इसलिए फौरन जहर उगलना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जो है जहर जहर जहर। अब हीट वेव को देख लें आप जनाब, वो हीट वेव की वजह से बच्चों की छुट्टियां मौजे होनी है, लेकिन मौजे नहीं है, पढ़ाई का हर्ज होता है। लेकिन हीट वेव देखें, मौसमियाती तब्दीली का कितना गहरा असर है। उसी दौरान आप नहरों वाला मामला देख लें, सिंध कैसे डटा हुआ है। कमाल है यार, वैसे कि हम भी उनके भाई हैं, पता नहीं वो पाकिस्तानियत से बाहर हैं, हम पंजाब वाले। सबसे ज्यादा लिसानियत की और सुबाइयत की बुनियाद पे सिर्फ हमें डिवाइड किया, सारी दुनिया का सारा कुछ हम पे करने वाले, लेकिन हमें सिर्फ महरूम रखा जाता है। हर सबसे ज्यादा टैक्स, हर चीज पे करने वाले हम हैं, लेकिन हमें फारिग कर दिया जाता है। लेकिन खैर चले, आप हमारे भाई हैं, जरा थोड़ी चीजों को जो है ना वो लेके जरा अकल के मुताबिक चलें। तो ये मुंह तोड़ जवाब जो है ना चाइना को अच्छा गया। अब रही बात जनाब, एक और बात है कि ये कहते हैं जी मैं तैयार हूं, लेकिन वहां से बिल्कुल ना है। ओवरसीज वाला भी आपसे डिस्कस कर लिया है कि ये जो मामला है इस तरह फामो तफीम से हल नहीं होना। ये इनको अपनी जो इन्होंने जहर भरा हुआ है वो इनको उगला हुआ है,